बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पैथोफिजियोलॉजी BSN थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो इसका फ़र्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेल एडेप्टेशन जो है ये कोर्स ग्रेड के हिसाब से थर्ड चैप्टर है, लेकिन हमने इसे सेकेंडली इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो दूसरे चैप्टर्स है, जो दूसरे टॉपिक्स है पैथोफिजियोलॉजी में ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स है उनको समझने के लिए सेल एडेप्टेशन का पहले से समझना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए हमने दूसरे नंबर पे इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। स्टूडेंट्स, सेल एडेप्टेशन क्या होती है? सेल एडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, कोई डिज़ीज़ वगैरह या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो उसके रिस्पॉन्स में सेल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, सरवाइव करने की कोशिश करता है और अपने फंक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसी मेंटेनेंस के दौरान उस सेल के शेप में, उसके साइज़ में और उसके फॉर्म में चेंजेस आ जाती है। तो इन चेंजेस को के एक कंडीशन को कंपनसेट करने की कोशिश में सेल के अंदर आई थी। इनको हम कहते हैं सेलुलर एडेप्टेशन या सेल एडेप्टेशन। डिफिनीशन में लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस द चेंज इन सेल शेप, साइज, पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ऑर्डर टू एस्केप एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इंजरी इज कॉल्ड सेलुलर एडेप्टेशन। कि अगर कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में सेल के शेप में, सेल के साइज़ में और सेल के पैटर्न ऑफ ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ जाती है। वो चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि जो स्ट्रेस थी उसको एस्केप की जा सके, उसको ख़त्म की जा सके और अपने आप को इंजरी से बचाया जा सके। इस वजह से वो जो चेंजेस है वो आती है कि इंजरी से बचे सेल और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थी वो एस्केप हो। तो इनको हम कहते हैं सेलुलर एडेप्टेशंस। या हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ चेंजेस विद इन cell in response to environmental stress is called cellular adaptation। ग्रुप ऑफ चेंजेस जो कि environmental stress के रिस्पॉन्स में एक सेल के अंदर पैदा हो, उनको हम कहते हैं सेल एडेप्टेशंस। के ग्रुप ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, शेप में भी हो सकती है, साइज़ में भी हो सकती है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ में भी हो सकती है, सेल टाइप में भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस हो सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल के अंदर पैदा होती है। वो इसलिए पैदा होते हैं ताकि सेल को बचाया जा सके सेल इंजरी से। तो इस किस्म के एडेप्टेशन के लिए पैदा होने वाली चेंजेस को हम सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। Cellular adaptation refer to those adjustments that a cell make in response to alterations in environment in which it must live। सेलुलर एडेप्टेशन उन तमाम एडजस्टमेंट को कहते हैं जो कि सेल रिस्पॉन्स करता है जब कोई इन्वायरमेंट में तब्दीलियां आती है, तो उनको सेल रिस्पॉन्स करता है और वो इसलिए करता है कि इस तब्दीली के कंडीशन में भी, इस अल्टरेशन इन्वायरमेंट में भी सेल को लीव करनी होती है, अपना फंक्शन नहीं छोड़ना होता है। इसलिए उसमें इस किस्से के साथ कंपेंसेट करते हुए चेंजेस आ जाती है, तो इनको हम सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। सेलुलर एडेप्टेशन परमिट सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शन। सेलुलर एडेप्टेशन क्या करता है? सेल को सर्वाइव करना, ये सेल इसके ज़रिए सर्वाइव करती है और सेल के जो फंक्शन होते हैं वो सेलुलर एडेप्टेशन के ज़रिए मेंटेन रहते हैं। may alter differentiation of gene enabling a cell to change size or form। में भी ऐसा हो सकता है कि जो जीन्स होते हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएशन आ सकती है, उनके डिफ्रेंशिएशन जो है उसमें भी तब्दीलियाँ, उसमें भी अल्टरनेशन आ सकती है कि सेल के साइज़ और फॉर्म को चेंज करने के लिए। इज़ ए नॉर्मल एडाप्टिव रिस्पॉन्स टू एन अप्रोप्रिएट स्टिमुलस। कोई अप्रोप्रिएट अगर स्टिमुलस भी हो तो उसके लिए भी जो सेलुलर एडेप्टेशन होती है वो एक नॉर्मल एडाप्टिव रिस्पॉन्स के तौर पर भी होती है। एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस में आल्सो ओकर, लेकिन एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस भी ओकर होते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे कि नॉर्मल एडाप्टिव रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह होती है और एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस जो है वो किस तरह आती है। ये आगे एक टॉपिक है, एक स्लाइड है, वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दी गई है, वहाँ हम पढ़ेंगे।
का जो टॉपिक है सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड नोक्शियस स्टिमुलस, के कोई नोक्शियस स्टिमुलस अगर आ जाती है तो उस नोक्शियस स्टिमुलस को, उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्स कैसे करती है सेल। स्टूडेंट्स, नोक्शियस स्टिमुलस जो है वो एक ऐसी स्टिमुलस होती है, एक ऐसी डैमेजिंग इवेंट होती है जो कि या तो एक्चुअल या तो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज काज करती है। इसको हम कहते हैं नोक्शियस स्टिमुलस। एक्चुअल टिश्यू डैमेज मीन्स के या तो डायरेक्ट वो टिश्यू को डैमेज कर देती है या पोटेंशियली मीन्स के रिस्क पे टिश्यू को डाल देती है कि उसको डैमेज हो। तो इस किस्म के स्टिमुलस को हम नोक्शियस स्टिमुलस कहते हैं। The normal cell is confined to a fairly narrow range of function and structure by its genetic program of metabolism, differentiation, and specialization, by constraints of neighboring cell and by availability of metabolic substrates। जो नॉर्मल सेल होता है, अगर नोक्शियस स्टिमुलस आ जाती है, अगर स्ट्रेस आ जाती है, तो जो नॉर्मल सेल होता है वो कन्फाइंड हो जाता है, वो महदूद हो जाता है और फेयरली नैरो रेंज में आ जाता है कि वो स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी अपने जितने भी जेनेटिक प्रोग्राम थे सेल के, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए थे, उसके सेल के डिफरेंशिएशन के लिए थे, उसके स्पेशलाइजेशन फंक्शंस के लिए थी, और ये सब क्या हो जाती है, या तो उसके जो नाइबरिंग सेल होते हैं उनके रुकावटों की वजह से, या तो नोक्शियस स्टिमुलस या स्ट्रेस की वजह से, इस सब में क्या होती है, चेंजेस आ जाते हैं। एंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट, या जो मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से भी सेल कन्फाइंड हो जाता है। स्टूडेंट, मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स उनको कहते हैं कि जिनके ज़रिए लार्जर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो जितने भी प्रोसेस है कि एनर्जी की प्रोडक्शन मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट के साथ काम करके एनर्जी पैदा करना, लार्जर मॉलिक्यूल बनाना, ये जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के, सब जो है वो कन्फाइन हो जाते हैं अगर नोक्शियस स्टिमुलस आ जाती है। इट इज़ नेवरलेस एबल टू हैंडल नॉर्मल फिजियोलॉजिक डिमांड। अब सेल जो है वो अपने जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक, जो नॉर्मल फंक्शंस के लिए डिमांड्स थी, उनको हैंडल नहीं कर पाती। मेंटेनिंग के स्टेडी स्टेट कॉल्ड होम्योस्टेसिस, जो स्टेडी स्टेट होता है, होम्योस्टेसिस होता है, उसको अब मेंटेन नहीं कर पाती। तो अगर मेंटेन नहीं कर पाएगी, अगर कोशिशें नाकाम होंगे, तो फिर इसके रिज़ल्ट में सेल इंजरी काज होगी। अगर इसको मेंटेन कर पाया, इसको इसके साथ सेल में चेंजेस आ गए और उस चेंजेस के बाद सेल जो है अपने नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन कर पाई और अपना जो सर्वाइवल है उसको कंटिन्यू कर पाया, तो फिर हम कहते हैं कि सेलुलर एडाप्टेशन हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है नॉर्मल सेल ग्रोथ। नॉर्मल सेल ग्रोथ में हमारे साथ जो टॉपिक है वो है लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल। स्टूडेंट्स, लेबाइल सेल हम पढ़ेंगे कि लेबाइल सेल क्या होते हैं। लेबाइल सेल proliferate continuously, short lifespan and high regenerative capacity. For example, bone marrow stem cell, epidermal cell of skin, gut epithelium। ये जो लेबाइल सेल होते हैं इनमें पोलिफरेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती है। स्टूडेंट्स, पोलिफरेशन का मतलब ये है कि नंबर में, जब अमाउंट में या नंबर में कोई चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, रिपीटली इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसको हम पोलिफरेशन कहते हैं। सिंपली आप लोग प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं ये कंटिन्यूसली पोलिफरेट मीन्स के प्रोड्यूस होते रहते हैं। इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो शॉर्ट होती है और ये हाईली इनमें रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। रीजनरेटिव कैपेसिटी, हम उस कैपेसिटी को कहते हैं कि सेल अपने आप को जब उस रिन्यूअल करती है, अपने आप को रिस्टोर करती है, जिस कैपेसिटी के ज़रिए अपने आप को रिन्यूअल और रिस्टोर करती है, दोबारा पैदा होती है, उस कैपेसिटी को हम रीजनरेटिव कैपेसिटी कहते हैं। तो लेबाइल सेल में रीजनरेटिव कैपेसिटी हाई होती है। और लेबाइल सेल कौन कौन से सेल होते हैं? जो बोन मेरो में स्टेम सेल होते हैं जिनमें होमोपियोसिस होता है। होम्योपियोसिस का मतलब ये है कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन, जो जितने भी ब्लड सेल है उनके फॉर्मेशन को हम हीमोपियोसिस कहते हैं। तो ये बोन मेरो जो स्टेम सेल होते हैं इनमें होमोपोयोसिस होता है। ये ऐसे सेल होते हैं कि इनकी लाइफ स्पेन भी शॉर्ट होती है, ये कंटिन्यूसली पोलिफरेट होते हैं और इनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी हाई होती है, ये जल्दी जल्दी रीजनरेट होते रहते हैं।
एपिडर्मल सेल है स्किन के एपिडर्मल सेल, हमारे जो इंटेस्टीन है, जो गट है, उसके एपिथेलियम है, ये सेल भी रीजनरेटिव कैपेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो दोबारा जल्दी से ये पैदा होते रहते हैं। स्टेबल सेल क्या होती है स्टूडेंट्स? जो स्टेबल सेल होते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में प्रोलिफरेट नहीं होते। फीटल लाइफ में प्रोलिफरेट होते हैं जब फीटस के अंदर जब वो होती है इनकी, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम के बाद फिर जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो ये प्रोलिफरेट नहीं होते। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, कोई स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम इनमें कैपेसिटी है कि ये रीजनरेट होते हैं। जैसा कि लीवर के जो सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लीवर सिरोसिस आ जाती है और लीवर सिरोसिस अगर स्टेज 1 में हो, तो उस टाइम ये जो सेल है हेपेटोसाइट जो सेल है वो क्या करती है, वो रीजनरेट ख़ुद को कर लेती है और दोबारा से एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो लिखा है दीज डिवाइड इनफ्रिक्वेंटली बट कैन रीजनरेट व्हेन सेल आर लॉस्ट। ये जो है इनफ्रिक्वेंटली, ये डिवाइड इतने नहीं होते, आम नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, लेकिन जब सेल लॉस्ट हो जाती है इनमें तो ये फिर उस टाइम रीजनरेट होती है। जैसा कि हेपेटोसाइट्स का मैंने एग्जांपल दिया कि इनमें ये कैपेसिटी है कि नॉर्मल कंडीशन में डिवाइड नहीं होते, लेकिन कोई सेल लॉस्ट हो जाती है, कोई कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम इनमें कैपेसिटी है कि ये रीजनरेट होते हैं। परमानेंट सेल क्या होते हैं? परमानेंट सेल जो है ये दे डिवाइड ओनली इन फीटल लाइफ, ये सिर्फ फीटल लाइफ में ही डिवाइड होते हैं एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड व्हेन लॉस्ट, और ये जब लॉस्ट भी हो जाते हैं तो फिर ये रिप्लेस नहीं होते। रिपेयर ओकर व्हेन डेड सेल आर रिमूव्ड एंड मैट्रिक्स कोलेजन फिल गैप्स। इनमें रिपेयर होती है, रिपेयर इस तरह होती है कि जब जो डेड सेल है, अगर सेल डेथ हो जाए तो वो उसको रिमूव करके जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में जो कोलेजन होता है, वो जो बिटवीन सेल गैप बन जाती है, उस गैप को फिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कार फॉर्मेशन की स्कार फॉर्मेशन हो गई। तो स्कार फॉर्मेशन होके इनमें रिपेयर होती है, इसके अलावा ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते। इनकी एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है, और जो कार्डियक सेल्स है जो कि हार्ट के सेल है, ये हमारे साथ दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते। नॉर्मल सेल जब स्टूडेंट्स नॉर्मल सेल जब होम्योस्टेसिस में हो, जब नॉर्मल सेल होती है तो उसमें होम्योस्टेसिस होती है। होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी जो है वो अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको एक स्टेडी स्टेट में रखता है, उसको एक नॉर्मल में रखता है, अपने जो एक्सटर्नल चेंजेस है उनके बावजूद भी इंटरनल कंडीशन को नॉर्मल रखती है। तो जब नॉर्मल सेल होती है तो उसमें होम्योस्टेसिस होता है। लेकिन उस वक्त जब कोई स्ट्रेस डिमांड इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेस आ जाती है और उसकी वजह से सेल के डिमांड इंक्रीज़ होते हैं, तो उस टाइम सेल जो है वो एडप्टेशन, या तो एडप्टेशन की तरफ चली जाती है, या फिर अगर एडप्टेशन ना हो सके, अगर उस सेल में इनएबिलिटी टू एडॉप्ट है, अगर एडप्टेशन करने की उसमें सलाहियत नहीं है, तो फिर सेल इंजरी हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू सेल एडाप्टेशन, सेलुलर एडाप्टेशन। अब सेलुलर एडाप्टेशन की तरफ इंट्रोडक्शन है कि सेलुलर एडाप्टेशन किस तरह से होती है। Stresses of different type may include changes in cell and tissue other than adaptation, cell injury and death. Stresses की वजह से कुछ और किस्म के भी चेंजेस आ सकते हैं सेल और टिश्यू में, एडाप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ के अलावा। मतलब कि कोई किसी चीज़ की डिपोजिशन वहाँ पे हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है, इंट्रासेलुलर एकमुलेशन हो जाती है। ये इन तीनों से अलावा है कि अगर कोई स्ट्रेस आ जाती है तो बाद सेल में सेल एडाप्टेशन हो जाती है, बाद सेल में सेल इंजरी हो जाती है, एडाप्ट नहीं कर पाते, बाद सेल की डायरेक्ट डेथ हो जाती है। लेकिन बाद सेल में इनके अलावा भी कुछ एडाप्टेशन जो है वो हो सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे चेंजेस के सेल के अंदर कोई स्ट्रेस लेवल की वजह से एबनॉर्मल एकमुलेशन होती है, जिसे हम इंट्रासेलुलर एकमुलेशन कहते हैं। तो
इसके अलावा पैथोजेनिक कैल्सिफिकेशन होती है कि जो डेथ सेल होते हैं, जब सेल डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो कैल्शियम है वो दूसरे साल्ट के साथ वहाँ जाके सेल के अंदर जब कोई डेथ टिश्यू हो जाती है तो वहाँ पे जाके डिपॉजिट होती है। और नॉर्मल टिश्यूज़ में भी होती है, अगर कैल्शियम लेवल बॉडी में ज़्यादा हो तो नॉर्मल टिश्यूज़ में भी डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की, तो इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो ये कुछ अलग किस्म के चेंजेस हैं सेल एडेप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ से। Cells that are exposed to sublethal or chronic stimuli may not be damaged but may show a variety of subcellular alterations. सेल जब किसी सब लीथल या क्रोनिक स्टिमुलाई को एक्सपोज हो जाता है, कोई सब लीथल मीन्स के डेथ काजिंग एक जब कोई क्रोनिक कोई ख़तरनाक स्टिमुलाई आ जाती है तो सेल जो है वो मे बी डैमेज नहीं होता, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ अल्टरेशन आ सकती है, सेल के अंदर वैरायटी ऑफ तब्दीलियाँ आ सकती है। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट in cell may associated with intracellular accumulation of number of substance including protein, lipid and carbohydrate। मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स की वजह से कि मेटाबॉलिज्म में अगर मेटाबॉलिज्म की जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें अगर चेंजेस आ जाती है, उसमें अल्टरेशन आ जाती है, तो उसके साथ क्या होता है, सेल के अंदर एबनॉर्मल एक एबनॉर्मल सब्सटेंसेस की एक एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एकमुलेशन। और ये जिस सब्सटेंस की होती है उनमें लिपिड शामिल है, प्रोटीन शामिल है, कार्बोहाइड्रेट शामिल है। प्रोटीन्स की भी एबनॉर्मल डिपोजिशन हो सकती है, एबनॉर्मल एकमुलेशन हो सकती है सेल के अंदर, लिपिड्स की भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है। कैल्शियम इज़ ऑफन डिपॉजिट एट द साइट ऑफ सेल डेथ। कैल्शियम जो है वो अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो सेल डेथ होती है तो उस एरिया पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये जो पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन है यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। मैं आपको बताती चलूँ कि पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन जो है ये क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें कैल्शियम की एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाती है, कुछ और स्मॉलर अमाउंट में जो कैल्शियम साल्ट है इसके साथ साथ स्मॉलर अमाउंट में आयरन, मैग्नीशियम और अदर मिनरल भी शामिल होते हैं। ये सब मिल के जब एक एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है, एक मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होती है। स्टूडेंट्स, जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है इसमें जो कैल्शियम साल्ट है उसकी डिपोजिशन जो है वो या तो डेथ सेल में होती है या तो डाइंग टिश्यूज़ में होती है। जो टिश्यू डाई कर रहे हैं वो अभी उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसे टिश्यूज़ में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, या डेथ हुए जो जिनकी डेथ हो गई है उनमें कैल्शियम साल्ट की डिपोजिशन हो जाती है कुछ और मिनरल के साथ मिलके, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है इसमें क्या होता है, इसमें जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है कि हमारे अंदर कुछ फूड्स की वजह से या कुछ इंटेक की वजह से इस वजह से कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होती है। जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब टिश्यू डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कैल्शियम उन टिश्यूज से यूज़ नहीं होती, वहाँ पे डिनर्वेशन हो जाती है, नर्व उनको मैसेज नहीं लेके जाती, तो इस वजह से वहाँ पे जो है डेथ टिश्यू में या डाइंग टिश्यू में कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अब जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है इसमें कैल्शियम की और कैल्शियम साल्ट की दूसरे जो मिनरल्स है उनके साथ यहाँ भी इसकी डिपोजिशन हो जाती है, नॉर्मल टिश्यूज़ में डिपोजिशन हो जाती है, लेकिन इसकी जो वजह होती है वो हाइपर कैल्सीमिया होती है। अगर ब्लड में देखें तो इस टाइम ऐसा होता है कि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन के टाइम ब्लड में अगर देखा जाए तो सीरम में कैल्शियम लेवल जो है वो हाई हो जाती है, मतलब कि कोई फूड इंटेक की वजह से या ज़्यादा जो है वो सिट्रस फूड वगैरह, ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा मिल्क इंटेक, इन सब की वजह से ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाती है, और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से नॉर्मल
नॉर्मल टिश्यूज़ में जो कैल्शियम साल्ट की डिपोजिशन हो जाती है, इसको हम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो आप लोग कभी भी इनमें कंफ्यूज ना हो कि पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन जो है वो नॉर्मल सेल में भी होती है और वो डेथ सेल में भी होती है। जो डेड सेल में होती है, इसमें अगर ब्लड में देखा जाए तो जो कैल्शियम है उसका लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो जाती है। तो इनमें आप अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। फिर कहता है फाइनली सेल एजिंग इज़ आल्सो accompanied बाय करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस। हाँ, इनके अलावा ये जो इंट्रासेलुलर कम्युलेशन है और पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन है, इनके अलावा सेल एजिंग भी होती है। सेल एजिंग में भी क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजी जो शेप होती है सेल की, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और जो फंक्शंस होती है उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये भी सेल एडेप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ के अलावा एक कंडीशन है कि सेल की एजिंग हो जाती है वक्त के साथ साथ। ग्रोथ फैक्टर्स एंड देयर रिसेप्टर कंट्रोल सेल ग्रोथ। जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रोथ फैक्टर हम हमारे साथ कौन से फैक्टर होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, स्पेसिफिक टिश्यूज़ में जाके ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, उनको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर और इनके ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर की वजह से जो सेल ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहती है, इनके कंट्रोल में होती है। In disease, cell adaptation are controlled by action of growth factor linking to nuclear transcription factor via secondary messenger system। जब कोई डिज़ीज़ कंडीशन आ जाती है, कोई भी डिज़ीज़ कंडीशन जब आ जाती है, तो उसमें सेल एडाप्टेशन जो है उसको जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं। सेल एडाप्टेशन को ग्रोथ फैक्टर कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उनके साथ लिंक होते हैं एक मैसेंजर सिस्टम के साथ। उस मैसेंजर सिस्टम को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। स्टूडेंट, सेकेंडरी मैसेंजर जो सिस्टम है ये एक ऐसी मैसेंजर सिस्टम है जिसमें जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। मतलब सेल से बाहर कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जाए तो सेल के अंदर से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो इनके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होती है। तो इस मैसेंजर सिस्टम को हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। तो जो सेल एडाप्टेशन होती है डिजीज़ कंडीशन में, इसको ये सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम जो है वो कंट्रोल करती है। किन चीज़ों के ज़रिए, जो ग्रोथ फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एक दूसरे के लिंक होने के ज़रिए ये जो सिस्टम है ये सेल एडाप्टेशन को मेंटेन करती है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ये कौन से फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है प्रोटीन्स होते हैं जो कि जो जीन के जो डीएनए पे जो जीन लाई करती है उन जीन के रेगुलेटरी एलिमेंट के साथ ये बाइंड होते हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इनका काम ये होता है कि या तो ये जो जीन की एक्सप्रेशन होती है या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या जीन की एक्सप्रेशन, ये जो दो काम होते हैं जीन्स की एक्सप्रेशन और जो प्रोटीन की सिंथेसिस, इसको या तो स्टिमुलेट करती है या तो इनहिबिट करती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये काम होता है। तो यहाँ पे जब डिजीज़ कंडीशन आ जाती है तो ग्रोथ फैक्टर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दोनों मिल के सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के ज़रिए सेल एडाप्टेशन कर देती है। तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखनी है कि कौन से फैक्टर जो है वो सेल एडाप्टेशन में, एक डिजीज़ कंडीशन में सेल एडाप्टेशन के लिए कौन से फैक्टर्स ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दोनों ज़िम्मेदार होते हैं और उसमें सिस्टम, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है वेरियस टाइप ऑफ सेल एडाप्टेशन। मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स होते हैं सेल एडाप्टेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं और जिनके ज़रिए जो है वो सेल एडाप्टेशन जो है वो हो जाती है। तो इसमें है सेल्स में अंडरग्रो वेरियस एडाप्टेशन इन फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक कंडीशन।
सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट, सेल में फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी और पैथोलॉजिक कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में एडप्टेशन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एडप्टेशन आ जाते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि पैथोलॉजिक कंडीशन, कोई डिजीज़ कंडीशन आ जाए तो सेल में एडप्टेशन होती है, सेल में नॉर्मली फिजियोलॉजिकल भी एडप्टेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल का आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती चलूँ स्टूडेंट्स के, जो प्रेगनेंसी होती है, जब यूट्रस में फ़ीटस आ जाता है तो वो एक क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है। तो फिर यूट्रस में चेंजेस आ जाती है, यूट्रस में हाइपरप्लेजिया होता है, उसमें जो सेल के नंबरिंग है वो इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं और यूट्रस जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए सेल में चेंजेस आ गई, सेल में एडप्टेशन आ गई। तो और इसके अलावा पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए कोई डिज़ीज़ आ जाती है तो उसके साथ कंपनसेट करते वक्त सेल में चेंजेस आ जाती है, तो उनको हम सेल एडेप्टेशन कहते हैं। तो आप लोगों को एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और अपने कंसेप्ट के लिए भी ये बात याद रखनी है कि जो सेल एडेप्टेशन है वो सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में नहीं आती, बल्कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी सेल ख़ुद को अडाप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी के वक्त यूट्रस जो है वो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, उसमें हाइपरप्लेजिया यानी सेल के नंबर में इंक्रीज़ हो जाती है, उसको अडाप्ट करने के लिए, बच्चे को एक मास को अडाप्ट करने के लिए। कंट्रोल बाय कम्प्लेक्स मोलिक्यूलर मैकेनिज़्म, जो एडप्टेशन होती है, ये जो एडप्टेशन होती है ये इसको जो मोलिक्यूलर सिस्टम होते हैं, कम्प्लेक्स मोलिक्यूलर सिस्टम जो सेल के अंदर मोलिक्यूलर लेवल पे, इस पे इनका कंट्रोल होता है। कॉमन टाइप ऑफ सेल एडप्टेशन, हमारे साथ सेल एडप्टेशन के कॉमन कुछ टाइप्स है, वो कौन से हैं? पहला है एट्रोफी। स्टूडेंट्स एट्रोफी जो है इसमें सेल के नंबर में और सेल के साइज़ दोनों में जब डिक्रीज़ आ जाती है, सेल के साइज़ में भी और उसके नंबर में भी, इसको हम कहते हैं एट्रोफी। और हाइपरट्रोफी उस कंडीशन को कहते हैं कि इसमें सेल के साइज़ में इंक्रीज़ आ जाती है, नंबर में नहीं, सिर्फ साइज़ में इंक्रीज़ आने को हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। और एट्रोफी में दोनों सेल साइज़ में भी और सेल नंबर में भी डिक्रीज़ आ जाती है। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? हाइपरप्लेजिया में सेल नंबर में इंक्रीज़ आ जाती है, सेल के नंबर में जब इंक्रीज़ आ जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। मेटाप्लेजिया में क्या होता है? सेल का जो एक टाइप है वो दूसरे टाइप के साथ एक्सचेंज हो जाता है, दूसरे टाइप के साथ वो एक्सचेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, ये जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स लोग जो होते हैं, इनमें बार बार स्मोकिंग करने की वजह से इनका जो लंग होता है, लंग्स इनके होते हैं वो कोलमनर एपिथेलियम के बने होते हैं। वो जो कोलमनर एपिथेलियम है बार बार स्मोकिंग का जो धुआं होता है उसके साथ उसकी जब इंटरेक्शन हो जाती है तो वो चेंज हो के सिक्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया, के एक सेल टाइप यानी कोलमनर सेल जो है वो चेंज हो के सिक्वेमस एपिथेलियम बन गए, दूसरे सेल के साथ क्या हुए, एक्सचेंज हुए, दूसरे फॉर्म के साथ चेंज हुए, इसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। और है डिस्प्लेजिया। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेजिया को समझने के लिए आप लोगों को न्यूप्लेजिया का भी समझना ज़रूरी है। एक कंडीशन होती है जिसे हम न्यूप्लेजिया कहते हैं। न्यूप्लेजिया मीन्स के न्यू सेल की प्रोडक्शन, मतलब कैंसरस सेल की प्रोडक्शन। इसमें ऐसा होता है कि सेल की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, सेल्स की एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है। और फिर एक जो न्यूप्लेजिया है ये एक कैंसर का स्टेज होता है कि जिसमें हम जब उन सेल्स को देखते हैं जो कैंसरस सेल होते हैं जो कि एबनॉर्मली प्रोलिफरेट हो चुके हैं, न्यूप्लेजिया हो गया है, उन सेल को जब हम देखते हैं तो उन सेल्स में हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते कि ये किस शेप का सेल है, कौन सा सेल है, उसमें हम बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इस किस्म के कंडीशन को हम कहते हैं न्यूप्लेजिया, जिसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है सेल की और एक कैंसरस स्टेज होता है। इसमें हम जब सेल्स को देखते हैं तो हम उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, ये न्यूप्लेजिया है। जबकि जो
डिस्प्लेजिया है, इसमें भी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है सेल की, लेकिन अगर इसमें हम जब उन सेल्स को देखें जो कि एबनॉर्मली प्रोलिफरेट हो चुके हैं तो उनमें हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, पार्शियली हम उनमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये कौन से किस्म के सेल है, पार्शियली कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। ये हमारे साथ प्री कैंसरस स्टेज होता है। अगर इसको ट्रीट न किया जाए, अगर सेल अपने आप को न बचाए इस डिस्प्लेजिया से, तो फिर ये नियोप्लेजिया में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारे साथ डिस्प्लेजिया थी स्टूडेंट्स। अब है इनके अलावा क्या हो सकती है, इंट्रासेलुलर एकमुलेशंस हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर एकमुलेशंस के एबनॉर्मल एकमुलेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बताई कि प्रोटीन की भी एक एबनॉर्मल एकमुलेशन हो सकती है सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है, लिपिड्स की भी हो सकती है। ये उस वक्त होते हैं जब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम राइज होती है, तो उस टाइम इंट्रासेलुलर एकमुलेशन हो जाते हैं। और पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन के आगे टाइप है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, जिनका मैंने आप लोगों को बताया है कि पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कैल्शियम जो है वो कैल्शियम साल्ट किसी और मिनरल्स के साथ एक जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, इसको हम पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और जब ये डेथ सेल में जब डिपॉजिट हो जाती है तो उसको हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। और जब नॉर्मल सेल में एकमुलेट हो जाती है, नॉर्मल सेल में डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन कहते हैं। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में जो हमारा सीरम कैल्शियम लेवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में हाइपरकैल्सीमिया होती है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है एट्रोफी हम किसे कहते हैं, श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल बाय लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस इज नोन एज एट्रोफी। हमारे साथ जो एट्रोफी की कंडीशन है इसमें ऐसा होता है स्टूडेंट्स के जो सेल होती है उसके साइज़ में श्रिंकेज आ जाती है, सेल की साइज़ डिक्रीज़ होती है। वो इसलिए होती है कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस थे वो भी क्या होते हैं, वो लॉस होते हैं। सेल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, सेल के अंदर कौन से सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा कि न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं। तो एट्रोफी में ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये लॉस हो जाते हैं, और इनके लॉस की वजह से जो 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 सेल है वो साइज़ में श्रिंकेज उस सेल की हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, रिडक्शन इन सेल वॉल्यूम, रिडक्शन इन सेल नंबर। इसमें सेल के वॉल्यूम में भी, सेल के साइज़ में भी रिडक्शन हो जाती है, और सेल के नंबर में भी रिडक्शन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि एट्रोफी में सेल वॉल्यूम में भी रिडक्शन होती है और सेल नंबर में भी रिडक्शन होती है। एट्रोफी कैन बी फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक। एट्रोफी हमारे साथ दोनों हो सकती है, फिजियोलॉजिक एट्रोफी भी हो सकती है और पैथोलॉजिक एट्रोफी भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। फिजियोलॉजिक एट्रोफी क्या है, जो कि नॉर्मल एट्रोफी है, हमारे साथ नॉर्मल कंडीशन में होती है, इज़ ए कॉमन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है उसमें कॉमन होती है। किस तरह, इट रिप्रेजेंट ए फॉर्म ऑफ एडॉप्टिव रिस्पॉन्स एंड मे कल्मिनेट ए सेल डेथ। ये हमारे साथ जो एट्रोफी होती है, फिजियोलॉजिक एट्रोफी होती है, ये एक एडाप्टिव रिस्पॉन्स को हमारे साथ रिप्रेजेंट करता है। ये एक एडाप्टिव रिस्पॉन्स होती है जो कि मे बी ये अगर आगे बढ़े तो सेल की डेथ इस काज कर सकती है। इसका अख्तिताम जो है वो सेल की डेथ पे होता है। मीन्स कि अगर कोई सेल जो है वो बचपन में मौजूद थी, कोई जो चीज़ें होती है, कोई जो ऑर्गन्स होते हैं वो बचपन में मौजूद होते हैं, और फिर जाके वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनका अब उनकी ज़रूरत नहीं होती, अब उनका कोई इतना काम नहीं होता, तो फिर वो क्या होते हैं, वो साइज़ में और नंबर में छोटे रह जाते हैं, उनकी श्रिंकेज हो जाती है और एट लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे किस्म की एट्रोफी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिक एट्रोफी। फॉर एग्ज़ाम्पल
स्टूडेंट, हमारे साथ एक ग्लैंड है जो थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है? थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन एक हार्मोन है उसको सिक्रीट करती है, और ये फीटल लाइफ में जो इम्यूनिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर जब बंदा जो है वो बचपन में भी होते हैं, लेकिन जब एडल्टहुड पे बंदा चला जाता है तो ये इसकी श्रिंकेज स्टार्ट होती है, जो थाइमस ग्लैंड है इसकी श्रिंकेज स्टार्ट होती है। और लास्ट में जब वो एडल्ट जो है वो 45-50 के एज तक पहुंच जाता है या 50 से अबाव हो जाता है, तो फिर ये थाइमस ग्लैंड जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मीन्स कि अब इसकी कोई काम नहीं थी, इसलिए ये श्रिंक हो रही थी, लेकिन इसका एहतिमाम जो है वो किस पे हुआ कि ये पूरा ख़त्म हो गया। तो इस किस्म के जो एट्रोफ़ी होते हैं उनको हम फिजियोलॉजिक एट्रोफ़ी कहते हैं, कि कोई डिजीज़ वगैरह कंडीशन नहीं थी, बस नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए एट्रोफ़ी हो गई। When a sufficient number of cells are involved, the entire tissue or organ diminish in size or become atrophic. जब sufficient जब एक organ है स्टूडेंट्स, उनमें जो जितने सेल्स है, जो ज़्यादा सेल्स अगर उनमें इन्वॉल्व होंगे एट्रोफी में, कि एक ऑर्गन है उसके सारे सेल्स की एट्रोफी हो रही है, जो सारे इंटायर टिश्यू है, जो इंटायर ऑर्गन है, तो फिर वो सारा इंटायर टिश्यू या ऑर्गन डिमिनिश हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ फॉर एग्जांपल थाइमस ग्लैंड की ही ले ले। थाइमस ग्लैंड जो है वो एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है। अब उसमें टिश्यूज़ है और उसमें सेल्स है। पहले उनके सेल्स में श्रिंकेज आ जाती है, फिर सेल में श्रिंकेज अगर आ जाती है तो इंटायर टिश्यू में श्रिंकेज आ जाती है। जब इंटायर टिश्यूज़ में श्रिंकेज आ जाती है तो पूरे थाइमस ग्लैंड यानी पूरे ऑर्गन में श्रिंकेज आ जाती है, और फिर लास्ट में वो एट्रोफिक बन जाता है। एट्रोफिक बन जाता है मीन्स कि वो उसकी एट्रोफी हो जाती है। तो इसी का आप लोगों को समझा रहा है। यहाँ देखिए डायग्राम से आप लोगों को शो किया गया है, ये हमारे साथ नॉर्मल सेल है जो ऊपर की तरफ हमें दिखाए गए हैं, ये नॉर्मल सेल है। और नीचे इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर इसके न्यूक्लियस भी आप लोगों को दिखाया है, नॉर्मल सेल है। लेकिन नीचे देखिए एट्रोफी हो गई है सेल की, सारे सेल की क्या हो गई है? श्रिंकेज हो गई है। तो इसे हम कहते हैं एट्रोफी। ये एट्रोफी की डायग्राम से आप लोगों को समझाई गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एट्रोफी के कुछ काजेज़ वगैरह हमें बताए गए हैं, इसके टाइप बताए गए हैं। ड्यू टू वर्कलोड आर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो एट्रोफी होती है ये अगर डिक्रीज़ वर्कलोड हो गया हमारे साथ, ये जो निशान बना है यहाँ पे, ये जो है डिक्रीज़ वर्कलोड का बता रहा है। अगर डिक्रीज़ वर्कलोड हो जाए, कोई बंदा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गुजार रहा है, उस पे वो कुछ भी काम वगैरह नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके जो मसल्स है उनमें श्रिंकेज आ जाती है, और वो अपने साइज़ में डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं एट्रोफी ड्यू टू डिक्रीज वर्कलोड, या एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, उनकी वजह से भी एट्रोफी होती है। इज़ एडाप्टिव एंड रिवर्सिबल, एट्रोफी हमारे साथ एडाप्टिव भी हो सकती है और रिवर्सिबल भी हो सकती है। मीन्स कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्रीज़ वर्कलोड की वजह से एट्रोफी हो रही है, तो अगर वो बंदा इंक्रीज़ वर्कलोड करे, अपना जो काम है, अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज करे, एक्सरसाइज करे, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो एडाप्ट कर सकता है, उसकी जो ये एट्रोफी हो रही थी उसको वो रिवर्सिबल कर सकता है। रिजल्ट इन ए डिक्रीज़ इन सेल साइज, एट्रोफी का बता रहा है कि इसकी वजह से जो सेल की साइज़ होती है वो उसमें डिक्रीज़ आ जाती है। इसके टाइप्स है स्टूडेंट हमारे साथ, एट्रोफी के टाइप्स है। सबसे पहला जो टाइप है वो है डिसयूज एट्रोफी। स्टूडेंट्स, डिसयूज एट्रोफी, डिसयूज के नाम से ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें जो बंदा है वो बिल्कुल डिक्रीज वर्कलोड पे है, वो बिल्कुल अपने मसल्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो इस डिसयूज़ की वजह से एट्रोफी हो जाती है।
जो मैकेनिकल अनलोडिंग होता है मसल्स पे, कि मैकेनिकली कोई बाहर से कुछ भी उस मसल्स पे लोडिंग नहीं हो रही, कोई भी काम वगैरह नहीं करता बंदा, इसकी वजह से मसल की जो मास होती है, मसल मास होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरालिसिस की वजह से एक बंदा है जिसको फालिज है, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, पड़ा है बेड पे, तो फिर इस बंदे को एट्रोफी जो हो जाती है, इसे हम कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। कि पैरालिसिस का बंदा था, लेटा हुआ था 24 घंटा, वो कैसे काम कर सकता है, कैसे उसके मसल पे लोडिंग आ सकती है। तो फिर उसके इसी वजह से, इस डिसयूज़ की वजह से उसके मसल के साइज़ में डिक्रीज़ आ जाती है, रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। इसके बाद है डीजेनरेशन एट्रोफी, डीजेनरेटिव एट्रोफी या डीजेनरेशन एट्रोफी। ये स्टूडेंट्स ऐसी एट्रोफी होती है कि इसमें जो है एक ये रेयर किस्म की एट्रोफी होती है, ये बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा ये नहीं होती, कम होती है। इसमें ऐसा होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है और मस्कुलर भी ये होती है, लेकिन ख़ासकर ये न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, कि जिसमें जो हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शन है, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वजह से ये जो डीजेनरेशन एट्रोफी होती है, इसमें इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का मसला, ब्रीथिंग, ब्लडर फंक्शन और जो मोटर फंक्शन है, उसके भी मसले अराइज होते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल इसकी हमें बताई गई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, MS जो लिखा है, MS जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है, इसमें दो किस्म की एट्रोफी हो सकते हैं। एक तो इस तरह होता है कि मसल की एट्रोफी हो जाती है, और या तो सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है। मसल की एट्रोफी यहाँ भी डिसयूज़ की वजह से होती है, कि मसल को डिसयूज़ करते हैं, बिल्कुल उसको यूज़ ही नहीं करते, तो इस वजह से एट्रोफी हो जाती है। लेकिन मेनली जो है डीजेनरेशन एट्रोफी का सेरेब्रल एट्रोफीज़ में होती है। मीन्स के जो हमारे नर्व सेल होते हैं, वो डी माइलिनेशन उनकी होती है, जो उसमें माइलिन शीट बनी थी, उसकी डी माइलिनेशन होती है, वो ख़त्म हो जाती है और नर्व सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो जब नर्व सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स किसी एरिया को, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेग है, अगर लेग को हमारे साथ जो शिएटिक नर्व है वो सप्लाई करता है, अगर शिएटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, तो अब लेग के लिए कोई मैसेज नहीं जाएगी। तो जब लोअर लेग के लिए कोई मैसेज नहीं जाएगी, तो फिर मोटर मैसेज नहीं जाएगी, तो फिर वो कैसे काम कर सकता है, उसका खुद ब खुद ही डिसयूज़ हो जाएगा, वो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो फिर उसकी जो है वहाँ पे जो टिश्यूज़ है उनकी डीजेनरेशन होगी, वो जो है छोटे होंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेशन एट्रोफी। फिर हमारे साथ है इस्केमिक एट्रोफी। इस्केमिक एट्रोफी जो है वो ख़ास करके किडनीज़ में या हार्ट में हो जाती है। इस्केमिक एट्रोफी का मतलब ये होता है कि ब्लड फ़्लो के डिक्रीज़ की वजह से किसी टिश्यूज़ को जब ब्लड फ़्लो की डिक्रीज़ हो जाती है, तो उस टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पे जो मेटाबॉलिज़्म है वो नहीं होती, और मेटाबॉलिज़्म जब नहीं होती, तो जो सेल है उसकी श्रिंकेज हो जाती है। इसको हम कहते हैं इस्केमिक एट्रोफी, जो कि ख़ास करके किडनीज़ में और हार्ट में हो जाती है। माल न्यूट्रिशन एट्रोफी है स्टार्वेशन की वजह से, भूखे रहने की वजह से। जो माल न्यूट्रिशन एट्रोफी हो जाती है, इसमें अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाए स्टूडेंट्स, अगर सीवियरली माल न्यूट्रिशन अगर अकर हो, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, लेक ऑफ प्रोटीन, ख़ास करके लेक ऑफ प्रोटीन और लेक ऑफ न्यूट्रिएंट के साथ ख़ास करके जो लेक ऑफ प्रोटीन है, इसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट करती है कि मसल की एट्रोफी हो जाती है। क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं ये नॉर्मल मसल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, मसल के जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसके लिए नेसेसरी होते हैं। जब इनकी लेक हो जाती है तो मसल की डेवलपमेंट नहीं होती, और जब डेवलपमेंट नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है उसकी एट्रोफी हो जाती है। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, यूट्राइन ब्रेस्ट। स्टूडेंट्स बास टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम है,
एंडोक्राइन सिस्टम का लॉस हो जाता है एंडोक्राइन स्टिमुलेशन का, कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं होते, वो हार्मोन नहीं सिक्रीट करते, और इस वजह से जाके एट्रोफी होता है। तो इसे हम एंडोक्राइन रिलेटेड एट्रोफी भी कहते हैं, जिसमें हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। जब हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, ख़ास करके मेटाबॉलिक हार्मोन्स की, तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब नहीं होती तो टिश्यूज़ में एट्रोफी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनकी अगर लॉस हो जाए, कि वो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है मेटाबॉलिक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आती है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि वो अपना जो वर्क है वो जारी रखे, जब उसकी लॉस हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, और जब स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी तो ये फंक्शनलेस हो जाएगी, और जब फंक्शनलेस हो जाएगी तो इसकी एट्रोफी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं थायराइड एट्रोफी, जो कि उसकी एपिथेलियम थोड़ा थोड़ा होके उसकी भी एट्रोफी हो जाती है, और इसकी वजह से मेटाबॉलिक हार्मोन नहीं पैदा होते, तो दूसरे मसल्स टिश्यूज़ की भी एट्रोफी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन रिलेटेड एट्रोफी, या लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से एट्रोफी। तो स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल यहाँ पे यूटेराइन और ब्रेस्ट का इस तरफ ये इसलिए दिया गया है कि जब भी जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जब लैक्टेशन मदर स्टार्ट करती है, तो लैक्टेशन जब स्टार्ट करती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन आ जाती है उसके मेमरी ग्लैंड्स पे आ जाती है मदर के, और वहाँ आके जो मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज़ करती है, और इस वजह से जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब फिर वो लैक्टेशन जो जून ही लैक्टेशन ख़त्म हो जाती है, लैक्टेशन को स्टॉप किया जाता है, तो उस टाइम ऐसा होता है कि इनकी जो साइज़ होती है मेमरी ग्लैंड्स की वो फिर से डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऊपर से जो प्रोलैक्टिन ग्लैंड आ रही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आ रही थी, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन अब बंद हो गई है, उसका जो रिलीज़ था वो स्टॉप हो गया है क्योंकि लैक्टेशन बंद हो गई है। तो अब उसकी जो स्टिमुलेशन थी, जो उसकी रिलीज़ थी वो बंद हो गई, तो फिर जो इनकी साइज़ होती है मेमरी ग्लैंड्स की, ये क्या होते हैं, ये फिर इनकी श्रिंकेज हो जाती है और एट्रोफी हो जाते हैं। और इसी तरह यूटेराइन के भी जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, तो जो यूट्रस है जिसकी साइज़ बड़ी हो गई थी, अब दोबारा से उसकी एट्रोफी हो जाती है, दोबारा से वो श्रिंकेज हो जाता है। तो यही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए गए थे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है। इससे आगे जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया में आप लोगों को समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका आंसर आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।